नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एबीपी गंगा देख रहे हैं, आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हरदोई से बड़ी खबर है, आग से 10 झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आग से लाखों के नुकसान की खबर सामने आई। आग लगने की वजह हालांकि अभी तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन 10 झोपड़ियां आग के हवाले हो गई। लाखों का नुकसान यहाँ पर हुआ है। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। हरदोई से यह खबर है। तो फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। 10 झोपड़ियां थी, एक साथ जलकर खाक हो गई हैं। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कितनी भीषण आग यहाँ पर लगी है, साफ तौर पर तस्वीरों पर देखा जा सकता है। 10 झोपड़ियां थी जो कि एक के बाद एक करके उन्होंने आग पकड़ी और लाखों का नुकसान यहाँ पर हुआ है। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद और साथ ही साथ ग्रामीणों में देखिए किस तरीके से हड़कंप है, साफ तौर पर तस्वीरों में देखा जा सकता है। 10 झोपड़ियां थी जिन्होंने एक साथ आग पकड़ ली और 10 की 10 झोपड़ियां जलकर खाक हो गई हैं। लाखों का नुकसान यहां पर हुआ है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया और देखिए किस तरह गांव वालों में इस वक्त हड़कंप मच गया था, अफरा तफरी का माहौल हो गया था। देखिए किस तरह भीषण आग यहां पर लगी थी। तस्वीरें साफ जाहिर कर रही है कि कितना भीषण हादसा यहां पर हुआ है। हालांकि आग लगने की जो वजह थी वो अभी तक साफ नहीं हो पाई है और उसको लेकर लगातार जांच पड़ताल यहां पर की जा रही है। फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची। 10 झोपड़ियों में आग लगी थी। ऐसे में फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत की, ग्रामीणों की सहायता ली और यहां पर इस आग पर काबू पाया। और अयोध्या में श्री राम लला का मंदिर आकार लेता हुआ नजर आ रहा है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने फोटो शेयर करते हुए लिखा कि श्री राम लला का दिव्य मंदिर अब आकार लेता हुआ नजर आ रहा है। मंदिर के भूतल के खंभों के ऊपर कई बीम भी रखे जा चुके हैं। ऐसे में मंदिर निर्माण कार्य में अब छत की ढलाई का कार्य शुरू हो गया है। मंदिर की दीवारों पर भव्य आकृतियां उकेरी जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर के निर्माण के लिए शिला पूजन किया और इसके निर्माण में 1100 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने का अनुमान भी है। और रायबरेली से खबर है, 25 अप्रैल को सीएम योगी का रायबरेली दौरा होने वाला है। अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। ऐसे में नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर सीएम का दौरा, जनसभा को भी वो संबोधित कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन रायबरेली का जो दौरा होने वाला है नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर, ये अहम दौरा माना जा रहा है। और अब इस दौरे को लेकर अधिकारियों ने निरीक्षण करना भी शुरू कर दिया। और प्रयागराज में भाजपा में अंदरूनी मतभेद सतह पर आ गया है। प्रयागराज में सपा के पूर्व नेता रईस चंद्र शुक्ल की भाजपा में ज्वाइनिंग पर नंदगोपाल नंदी ने चिट्ठी लिखकर नाराजगी जताई। आरोप लगाया कि कुछ लोग पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चला रहे हैं और रईस चंद्र शुक्ल की ज्वाइनिंग डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कराई। नंदी ने अपनी ही सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि स्थानीय विधायक के रूप में मुझे विश्वास में लेना तो दूर, बिना कोई औपचारिक सूचना दिए मेरे खिलाफ सपा से चुनाव लड़ने वाले को पार्टी ज्वाइन कराना गंभीर प्रकरण और गहरी साजिश है। तो नंदगोपाल नंदी खासा नाराज नजर आए हैं, चिट्ठी लिखी है। अंदरूनी मतभेद अब यहां सतह पर आने लगा। और उधर भाजपा ज्वाइन करने वाले सपा के पूर्व नेता एबीपी गंगा से बातचीत में बोलते हुए नजर आए कि मेरे पिताजी से पहले भाजपा में थे। ऐसे में कुछ लोगों की मेरे भाजपा ज्वाइन करने से जलन होने लगी है और हो सकता है कि नंदी 2022 में उनके खिलाफ चुनाव लड़ने से नाराज हों। रईस चंद्र शुक्ल ने यह भी कहा कि उन्होंने खुद भाजपा में शामिल होने के लिए संपर्क किया था। तो एक्सक्लूसिव बातचीत की है रईस चंद्र शुक्ल ने, मेरे पिताजी से पहले भाजपा में थे। ऐसे में रईस चंद्र शुक्ल ये बोलते हुए नजर आए कि खुद भाजपा में शामिल होने के लिए उन्होंने संपर्क साधा। और इधर गोरखपुर में निकाय चुनाव को लेकर निषाद पार्टी और भाजपा के बीच घमासान बढ़ गया। सूत्रों के मुताबिक निषाद पार्टी के नेता भाजपा की उपेक्षा से नाराज हैं। अब भाजपा और निषाद पार्टी के प्रत्याशी आमने सामने आ गए हैं और ऐसे में यूपी के गोरखपुर समेत कई शहरों में चुनाव में उतरे निषाद पार्टी के प्रत्याशी दमखम के साथ लड़ने का दावा कर रहे हैं। वहीं दिग्गज जो है निषाद पार्टी के नेताओं की चुप्पी कई सवाल भी खड़े करने लगी है। तो निषाद पार्टी ने भाजपा प्रत्याशियों के खिलाफ प्रत्याशी उतारे हैं। ऐसे में गोरखपुर में निषाद पार्टी के नेताओं ने जीत का दावा किया और ऐसे में नेताओं ने अपना प्रचार भी तेज कर दिया है। भाजपा और निषाद पार्टी में टकराव अब और ज्यादा बढ़ गई है।
हालांकि निषाद पार्टी के दिग्गज नेताओं की जो चुप्पी है वो कई सवाल खड़े कर रही है। निषाद पार्टी से जो लड़ रहे हैं सबका सपोर्ट करेंगे और बीजेपी जो है अगर मान लीजिए हमको गठबंधन से दी होती टिकट दी होती तो हम उनका भी नाम करते ना, तो कैसे हम नाम लें उनका, कैसे नाम लें जब एकहू सीट नहीं दिए वो लोग, तो धोखा किए ना हमारे साथ। अब वो तो मंत्री जी ही जानेंगे ना कि क्या परिस्थिति आई क्या नहीं आई, वही जानेंगे वही समझेंगे कि मतलब कि क्या हुआ उन लोगों से कि वो लिस्ट जारी नहीं किए वहाँ गठबंधन से। ऊपर से आदेश यही मिला, मंत्री जी कहें कि निषाद पार्टी भोजन भरी थाली से चुनाव लड़ो, हम देंगे तुम लोगों को टिकट। और आज भाजपा निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है। प्रदेश भाजपा कोर कमेटी नाम फाइनल कर केंद्र कोर कमेटी के पास भेज चुकी है। किसी भी वक्त भाजपा कोर कमेटी नाम पर अंतिम मुहर लगा सकती है। इसके लिए तुरंत बाद 7 नगर निगम, 95 नगर पालिका और 240 से ज्यादा नगर पंचायत अध्यक्षों के उम्मीदवारों के नाम की भी घोषणा हो जाएगी। तो कोर कमेटी के पास फाइनल नाम पहुंच चुके हैं और भाजपा के प्रत्याशियों की लिस्ट आज जारी की जा सकती है। बीएसपी आज बचे हुए नगर निगम के उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। वहीं सपा भी नगर पंचायत और नगर पालिका के अध्यक्ष और सभासद के उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। सपा ज्यादातर जगहों पर पहले ही टिकटों की घोषणा कर चुकी है। जिन जगहों पर विवाद है वहां को लेकर ऐलान भी हो सकता है। एबीपी गंगा के शो पदयात्रा में ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। कहा कि अखिलेश यादव के पेट में सींग है, वे सिर्फ देखते हैं, दिखने में भोले भाले। ये बड़ा बयान ओपी राजभर का हमारे खास शो पदयात्रा में बोलते हुए नजर आए कि अखिलेश के पेट में सींग है, वे सिर्फ देखने में ही भोले भाले लगते हैं। भोले भाले हैं आप लोग आरोप लगाते हैं। भोले भाले देखने में हैं, देखने में है, जिसे कहावत है कि पेट में सींग होती है। पेट में समाजवादी पार्टी को टक्कर नहीं मान रहे। कुमार वाली बात कर रहे हैं जो लालू राबड़ी देवी ने कहा था कि नीतीश कुमार के पेट में दांत, उनके पेट में सींग है। ऐसा सींग मारे हमको कि हम चारों खाना चित हो गए। आपने यूपी की राजनीति में दे दिया कि अखिलेश यादव के पेट में सींग। हाँ बिल्कुल। बलिया के नगर पंचायत बैरिया से चेयरमैन पद की प्रत्याशी पूनम सिंह समेत 17 नामजद और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ आदर्श आचार संहिता का मामला दर्ज किया गया। पूनम सिंह गैंगस्टर केस में फरार चल रहे हरी सिंह की पत्नी हैं। कल पूनम सिंह ने सैकड़ों समर्थकों के साथ जुलूस निकालकर नारेबाजी करते हुए नामांकन करने पहुंची। आरोप है कि उन्होंने निर्वाचन आयोग से बिना अनुमति लिए जुलूस भी निकाला। तो बैरिया से प्रत्याशी है पूनम सिंह, बिना अनुमति के निर्वाचन आयोग की जुलूस निकालते हुए नजर आई थी और उन पर यह आरोप लगाए गए हैं। बलिया में प्रत्याशी पूनम सिंह के खिलाफ केस भी दर्ज कर दिया गया है। ऐसे में आदर्श संहिता के उल्लंघन का यहां पर आरोप लगा। ताजमहल परिसर में सपा प्रत्याशी जूही प्रकाश का समर्थकों के साथ वोट मांगने का वीडियो सामने आया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि सपा प्रत्याशी जूही प्रकाश ने सर पर लाल टोपी लगा रखी है और साथ में खड़े एक व्यक्ति ने सर पर लाल टोपी लगाई हुई है। और इस दौरान ताज परिसर में मौजूद पुलिसकर्मी जूही प्रकाश को सर से लाल टोपी हटाने को भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। सपा प्रत्याशी के साथ ताज परिसर में वोट मांगने के इस वीडियो पर विवाद ने भी रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में हिंदुवादी नेता गोविंद पाराशर ने इस आचार संहिता का उल्लंघन करार दिया और साथ ही सवाल उठाया कि जब भगवा कपड़ों को ताजमहल के अंदर प्रतिबंधित कर दिया जाता है तो फिर सपा नेता लाल टोपी के साथ ताज परिसर के अंदर कैसे पहुंचे। वीडियो वायरल हो रही है जिसमें सपा के नेता सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ाते हुए ताजमहल में दिख रहे हैं। सिर पे टोपी, गले में दुपट्टा, जिसमें एक माचिस की सीख नहीं जा सकती, वहां पे इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? क्या इसका ताजमहल प्रबंधक इस पे ध्यान देंगे? और एक और बड़ी खबर, बिजनौर के जंगलों में भी भीषण आग लग गई। वन विभाग की आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। आग से जंगली जानवरों पर खतरा मंडराने लगा है। थाना कालागढ़ के संजय नगर कॉलोनी इलाके में ये आग लगी है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिजनौर के ये वो जंगल है जहां पर भीषण आग लगी है। जो जंगली जानवर
जंगलों में रहते हैं, उनके लिए खतरा यहाँ पर मंडराने लगा है। आग की वजह से उन्हें नुकसान हो सकता है। थाना कालागढ़ के संजय नगर कॉलोनी इलाके में यह आग लगी। हालांकि आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन आग इतनी भीषण है कि इस आग पर काबू पाने में खासा समय लग रहा है। ऐसे में वन विभाग की टीम वहां पर पहुंची हुई है। आग को बुझाने की कोशिश वहां पर लगातार की जा रही है और आग से जंगली जानवरों को भी बचाने की कोशिश की जा रही है। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के मामले में गिरफ्तार तीनों शूटर्स के कस्टडी रिमांड का आज आखिरी दिन है। तीनों शाम 5 बजे तक कस्टडी रिमांड में रहेंगे और इधर सूत्रों के हवाले से खबर है कि अस्पताल के बाहर 3 शूटर्स के अलावा 2 और शूटर्स मौजूद थे। पुलिस टावर के डेटा के जरिए मददगारों की तलाश में लगातार जुटी हुई है। तो मौके पर 2 और शूटर्स मौजूद थे। सूत्रों के हवाले से एक खबर है, यानी कि हमलावरों की संख्या अब 5 हो सकती है। अतीक अशरफ के मर्डर में पर्दे के सामने तो 3 शूटर थे, लेकिन क्या वहां पर 2 और शूटर मौजूद थे? सूत्रों के मुताबिक मौके पर 2 और शूटर मौजूद थे और अब जांच टीम दोनों शूटर्स को मोबाइल टावर से सुराग लगाने में जुटी हुई है। गुनहगारों के कितने मददगार, मोबाइल टावर खोलेगा राज। पुलिस की 360 डिग्री जांच, किस किस पर गिरेगी गाज। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या करने वाले जिन 3 शूटर को पुलिस ने पकड़ा है, उनका दावा है कि उनका ना तो कोई आका था और ना ही मददगार। सिर्फ कुख्यात होने के लिए उन्होंने खुद ही वारदात को अंजाम दिया था। लेकिन हत्यारों की थ्योरी पुलिस के गले उतर नहीं रही है। पुलिस के पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि 2 मददगार मौकाए वारदात यानी कॉलविन हॉस्पिटल के बाहर मौजूद थे। भीड़ में मौजूद तीनों शूटर्स ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। अतीक और अशरफ मौके पर ही मारे जाते हैं और तीनों शूटर्स जो है वो सरेंडर कर देते हैं, अपने हथियार फेंक देते हैं, हाथ खड़े कर देते हैं। पुलिस उन्हें दबोच लेती है। तभी जो शूटर्स के मददगार बाहर कहीं पर मौजूद थे, उनके मोबाइल फ़ोन एक बार फिर से एक्टिव होते हैं। इस बार वो खुद फ़ोन करते हैं और हैंडलर यानी अपने आका को जानकारी देते हैं कि अतीक और अशरफ पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी गई हैं। अतीक और अशरफ की हत्या में आरोपियों के साथ कौन कौन था, इस गुत्थी को सुलझाने में मोबाइल टावर बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि कॉलविन हॉस्पिटल से 50 कदमों की दूरी पर 3 मोबाइल टावर के जरिए इस बात की पड़ताल की जा रही है कि अप्रैल की रात 10 बजे से हत्या होने के 10 मिनट बाद तक वहां कौन कौन मौजूद था। क्योंकि जांच में पता चला है कि वारदात के वक्त इन तीनों के मोबाइल टावर से तकरीबन 5000 नंबर कनेक्ट थे। इनमें से तकरीबन 4000 नंबर कुछ ही पलों के लिए कनेक्ट हुए थे, जो राहगीरों के थे, जबकि 1000 नंबर काफी देर तक यहाँ के मोबाइल टावरों के संपर्क में थे। यानी इन्हीं 1000 नंबर में दोनों मददगारों के भी मोबाइल फोन थे। पुलिस अब सभी नंबर के बारे में छानबीन कर रही है। हालांकि ये काम इतना आसान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मोबाइल टावर को पुलिस उम्मीद की एक रोशनी के तौर पर देख रही है। शूटर कोई मदद करने को तैयार नहीं है, मुंह खोलने को तैयार नहीं है, कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ऐसे में ना तो उनके मददगारों के बारे में ठोस जानकारी मिल पा रही है और ना ही आका के बारे में। ऐसे में जो प्रयागराज पुलिस की एसआईटी है, उसकी जांच खास तौर पर फोकस हो गई है मौके वारदात यानी कॉलविन हॉस्पिटल से 50 कदम की दूरी पर लगे हुए इन 3 मोबाइल टावर्स पर। इन 3 मोबाइल टावर्स के डाटा के सहारे प्रयागराज पुलिस की एसआईटी अब अतीक और अशरफ की हत्या के आका यानी मास्टरमाइंड और शूटरों के मददगार को तलाश रही है। लेकिन जहां एक तरफ पुलिस अतीक के हत्यारों के आका को तलाश रही है, वहीं दूसरी तरफ उमेश पाल हत्याकांड में फरार गुड्डू मुस्लिम की धरपकड़ भी जारी है। गुड्डू मुस्लिम इस पूरे हत्याकांड में सबसे अहम किरदार है, क्योंकि जिस रात अतीक और अशरफ को हमलावरों ने मारा था, तब हत्या से ठीक पहले अशरफ ने गुड्डू मुस्लिम का नाम लिया था।
गुड्डू मुस्लिम को अतीक अहमद का बेहद करीबी माना जाता था, उसका राइट हैंड कहा जाता था, उसका सबसे वफादार और भरोसेमंद कहा जाता था। लेकिन गुड्डू के बारे में एक और बात मशहूर है कि वो प्रोफेशनल क्रिमिनल था, पेशेवर अपराधी था, कॉन्ट्रैक्ट किलर था, पैसों के लिए किसी की भी जान लेने में कतई नहीं हिचकता था। कई बार तो दुश्मनों से मिलकर अपनों की जिंदगी दांव पर लगवा देता था। गुड्डू की मुखबिरी और गद्दारी की वजह से कई लोगों को अपनी जिंदगी से हाथ भी धोना पड़ा था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अतीक और अशरफ के कत्ल में भी गुड्डू मुस्लिम का हाथ है? क्या गुड्डू मुस्लिम ने ही हत्या की साजिश रची थी? क्या वो शूटरों से मिला हुआ था? वहीं आपको बता दें कि उमेश पाल मर्डर केस में अतीक परिवार की 5 महिलाएं फरार हैं, जिसमें अतीक की पत्नी शाइस्ता, अशरफ की पत्नी जैनब, अतीक की बहन आयशा नूरी और उसकी बेटी मंतशा की तलाश जारी है। मंतशा अतीक के बेटे असद की मंगेतर थी। आयशा नूरी और उसकी दोनों बेटियों पर 5 लाख रुपए के इनामी गुड्डू मुस्लिम को पनाह देने का आरोप है। मंतशा और असद का रिश्ता पिछले साल ही तय हुआ था। असद पुलिस एनकाउंटर में मारा जा चुका है, जबकि मंतशा फरार है। मंतशा की मां आयशा नूरी ने प्रयागराज की सीजीएम कोर्ट में सरेंडर की अर्जी दाखिल कर रखी है। अब पुलिस के सामने एक साथ कई टास्क हैं, जिन्हें उसे तय वक्त से पहले पूरा करना है, क्योंकि एक तरफ पुलिस को आरोपियों के मददगारों तक पहुंचना है, तो दूसरी तरफ फरार चल रहे शूटर और शाइस्ता को गिरफ्तार करना है। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा। और अब बात अलकायदा के उस गीदड़ भभकी की जो अतीक की हत्या को लेकर उसने भारत को दी। अलकायदा के 7 पन्नों की एक धमकी जारी की, भारत से बदला लेने की बात कही। आपको बता दें कि अलकायदा ने पिछले साल भी भारत के आत्मघाती हमले करने की धमकी दी थी, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाया था। अतीक हत्याकांड में अलकायदा की एंट्री, बदले वाली गीदड़ भभकी। आतंक का सबसे बड़ा प्रतीक अलकायदा हुई भयभीत। आतंकी संगठन अलकायदा ने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की हत्या को लेकर भारत को धमकी दी है। अलकायदा ने 7 पन्ने की धमकी जारी की है, जिसमें उसने अतीक की हत्या का बदला भारत से लेने की बात कही है। अलकायदा ने जहां अतीक की हत्या को नरसंहार बताया है, वहीं अपनी धमकी में बिहार हिंसा का भी जिक्र किया है। लेकिन यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अलकायदा की धमकी को गीदड़ भभकी बताते हुए हवा में उड़ा दिया। ये सब का कोई औचित नहीं है। मैं यह मानता हूं कि इस तरह धमकी देने वाले बार बार देते रहते हैं, लेकिन अभी केवल यह है कि कमल खिल रहा है। अतीक और अशरफ के कत्ल को लेकर सियासी रोटियां पहले हिस्से की जा रही थी, लेकिन अलकायदा की धमकी के बाद सियासी पारा और भी गर्म हो गया है। सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। विपक्ष की तरफ से जहां सरकार को घेरने की कवायद की जा रही है, वहीं सरकार ने अलकायदा की धमकी के बहाने विपक्ष पर वोटों की ध्रुवीकरण की सियासत करने का गंभीर आरोप लगाया है। आपको बता दें कि अलकायदा ने पिछले साल भी भारत में आत्मघाती हमला करने की धमकी दी थी, लेकिन कुछ कर नहीं पाया था। आपको बता दें कि अलकायदा इस्लामी उग्रवादी संगठन है, जिसका सेंटर पॉइंट पाकिस्तान बताया जाता है। इस आतंकी संगठन को ओसामा बिन लादेन ने शुरू किया था, जिसे अमेरिका ने 2011 में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से 50 किलोमीटर दूर एबटाबाद में मार गिराया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। गोरखपुर में डॉक्टर संपूर्णानंद मल नाम के व्यक्ति ने उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी शाइस्ता परवीन के समर्थन में धरना शुरू कर दिया, जिन्हें धरना शुरू करने के साथ ही पुलिस ने हटा दिया। डॉक्टर संपूर्णानंद मल का दावा है कि वो दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर तैनात है। डॉक्टर संपूर्णानंद ने माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन पर नरमी बरतने की मांग की। आरोप है कि पुलिस शाइस्ता परवीन को परेशान कर रही है। डॉक्टर संपूर्णानंद मल ने इस बारे में सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति को भी पत्र लिखा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।